हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो है डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ा था कि उसमें क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है और वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड था, स्प्रिंग फोर्स था। अब हम आज नॉन कंजर्वेटिव में जो मेन एग्जाम्पल आपका है वो फ्रिक्शन फोर्स है। अगर आप किसी सरफेस पर देखें, जैसे ये सरफेस है और इसमें हम किसी ब्लॉक को अगर रखते हैं तो मान लीजिए आप ब्लॉक को इधर मूव करा रहे हैं, तो आपको मालूम है जब हम राइट को मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट को लगेगा। ठीक, फ्रिक्शन आपको मालूम मूवमेंट में कितना होता है, म्यू के एम जी। म्यू के एन होता है तो म्यू के एम जी हो गया, नॉर्मल एम जी के इक्वल, और डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अगर आप फिर इसको वापस लाते हैं यहाँ पर, तो अब जब लेफ्ट को मूव कराएंगे तो फिर राइट को फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है ना, फिर सेम वैल्यू आएगी माइनस म्यू के एम जी। ठीक, तो फ्रिक्शन के फोर्स में अगर आप वर्क डन निकालते हैं तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये पाथ हुआ, और आप दूसरे पाथ से आते हैं तो डी चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यानी कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। तो पहले आप डिफिनीशन नोट कर लें, हेडिंग डालें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लिखिए, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। ए फोर्स is said to be non-conservative if work done by the force. A force is said to be non-conservative if work done by the force or against the force in moving a body from one position to another, in moving a body from one position to another, depends on the path followed between these two positions. Path followed between these two positions, यानी पाथ पर डिपेंड करेगा। एंड वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। एंड वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। एग्जाम्पल लिखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिख दो एग्जाम्पल में। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो है वो लिक्विड की जो डिफरेंट लेयर होती है उनके बीच में लगता है, वो भी एक तरह का फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। और एक एग्जाम्पल और है जो 12th में आएगा आपके यहाँ, वो अभी समझ में नहीं आएगा, नोट कर लें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल जो है फ्रिक्शन से इसको दिखा देते हैं कि फ्रिक्शन जो है अगर आए भी प्रूव करने का तो इसी तरह से दिखा देना। ये ब्लॉक है मास m का, मान लीजिए ये आपका जो है वो राइट को यहाँ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड एक्ट करेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मालूम है, म्यू के नॉर्मल होगी, और नॉर्मल यहाँ पर एम जी के इक्वल होगा। नॉर्मल अपवर्ड एक्ट करेगा, एम जी डाउनवर्ड। ऊपर चाहे लिख देना, प्रूव दैट फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव। प्रूव दैट फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव। तो इसको हमने यहाँ चलाकर छोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी v है, इस जगह वेलोसिटी v2, v1 v2 ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो d ले रहे हैं। ठीक, तो जो v2 है आपका वो लेस देन v1 है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है।
फोर्स आपने निकाल लिया फ्रिक्शन का। अब वर्क डन, तो वर्क डन जो है ये पोजीशन हम ले रहे हैं ए और ये पोजीशन बी, वर्क डन ए टू बी जाने में, तो 4 FD cos 180 लगेगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन को है। ठीक, तो cos 180 माइनस हो जाएगा, ये म्यू के एम जी इंटू डी हो जाएगा। अगर आप ब्लॉक को वापस लाते हैं ठीक इसी तरह से, इसी सिचुएशन में अगर ब्लॉक को ए से बी ले गए और फिर बी से ए लाएं, तो वर्क डन बी टू ए, इस बार जो ब्लॉक अगर वापस लाते हैं बी टू ए में, ये पोजीशन आपकी बी है, ये ए थी, ब्लॉक को इधर ला रहे हैं, सेम सिचुएशन है, इसमें फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा, तो बी टू ए लाने में जो वर्क डन होगा फिर वही लगेगा FD cos 180। यहाँ पर एक बात और है, जो आपने AB में वर्क डन निकाला है ये D पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब पाथ पर डिपेंड करेगा, तो FD यहाँ पर भी सेम आएगा माइनस म्यू के एम जी डी। तो जो टोटल वर्क डन होगा राउंड ट्रिप में, टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में, यानी A टू B प्लस B टू A, ये डबल हो जाएगा माइनस ट्वाइस म्यू के एम जी डी, यानी कि ये जीरो नहीं होगा। तो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है और क्लोज लूप में वर्क डन जीरो है, नोट कर लें इसको। तो इसी से शो कर देना, अगर पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स का एग्जाम्पल दे देना नॉन कंजर्वेटिव में, और इससे प्रूव भी कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें एक तरफ जाने में डिस्टेंस d आ रही है, इसलिए वर्क डन जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें एनर्जी, इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। एनर्जी देखिए, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड as the capability or ability of body, capability or ability of the body to do the work, to do the work। इसमें हम लोग दोनों टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the energy possessed by the body by virtue of its motion। यानी मूविंग बॉडी की जो एनर्जी है एज ए होल काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन करते हैं। लिखा बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड इज गिवन बाई, आपको अच्छी तरह से मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर हाफ m v डॉट v, एक ही बात है, v डॉट v स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो ये फार्मूला जब ड्राइव किया जाता है इसमें, और आगे जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे उसमें जो डेरिवेशन है वो एक ही जैसे हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी जो डेरिवेशन में हम कांस्टेंट फोर्स से और वेरिएबल दोनों से निकाल ले रहे हैं। लिखिए बाई कांस्टेंट, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, जो वर्क होता है वही एज ए काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स।
देखिए जैसे आपका ये ब्लॉक है और इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने यहाँ पर इसमें फोर्स लगा दिया F, ये कांस्टेंट फोर्स लगाया, ब्लॉक आपका यहाँ आ गया, यहाँ इसने वेलोसिटी V गेन कर ली, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट उसने S ट्रेवल किया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हमने लिख दी है यहाँ, u इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी V गेन हो गई आफ्टर डिस्टेंस S ट्रेवल करने के बाद। इसमें जो आपने फोर्स लगाया है F, वो इज इक्वल टू ma है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल की है वो S है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, तो v स्क्वायर हो गया, यहाँ से a की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, a इज इक्वल टू f ओवर m, तो ट्वाइस u 0 है, a की जगह f ओवर m डाल दीजिए, यहाँ पर s। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, एफ होगा, यहाँ से चेक कर लें, 2 डिवाइड हो जाएगा और ये हाफ mv स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अपनी लाइन में चेक करें, यहाँ पर ये हाफ इधर ले जाएं, मास को उधर ले जाएं, तो F इंटू एस क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन जो है वो इज़ ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होती है। वर्क डन इज़ ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। एक्चुअली में यही वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, दोनों में एक ही जैसे डेरिवेशन कर देते हैं। लिख दें वर्क डन इज ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नोट कर लिया। नेक्स्ट आप वेरिएबल फोर्स के लिए भी जरूर करें, लिखिए फॉर वेरिएबल फोर्स, सेकंड केस, फॉर वेरिएबल फोर्स लेट फोर्स F ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, लेट ए फोर्स F ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन ए बॉडी, let a force F of variable magnitude act on a body of mass m which is initially at rest. Let a force F of variable magnitude act on a body of mass m which is initially at rest, then work done for small displacement, then work done for स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। आपको मालूम है ये फार्मूला वर्क डन का है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डायरेक्शन हम सेम ले रहे हैं, तो ये F ds cos 0 हो गया, ये बन गया आपका F ds। फोर्स F इज इक्वल टू आपका ma होता है इनटू ds, और वेरिएबल केस में a लिख सकते हैं dv बाई dt। dv को अलग कर लें और ds बाई dt की जगह वेलोसिटी लिख दें, तो mv dv हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें तो dw का इंटीग्रेशन वर्क डन हो जाएगा, मास कांस्टेंट है, v dv इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v ले लें। इनिशियल वेलोसिटी u, अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी को 0 लें तभी आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर ड्राइव कर पाएंगे, नहीं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, तो आप समझ गए होंगे इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होगा। वर्क डन इज इक्वल टू ये बन गया हाफ mv स्क्वायर, और नीचे वहाँ पर नोट कर दें this work done is a measure of kinetic energy. This work done is a measure of kinetic energy. This work done is a measure of kinetic energy. ठीक है। अब आप हेडिंग डालें पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही नॉर्मल है। वेरिएबल केस के लिए ध्यान रखें क्लास में, कांस्टेंट तो बहुत आसान है, वेरिएबल ही पूछते हैं और
डेरिवेशन की बजाय जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें करना पड़ेगा, इसी वर्क को आगे करेंगे। आप हेडिंग डालें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में से आता है। हम लोग छोटे क्लासों में डिफिनीशन पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, क्या थी? बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पढ़ते हैं ना। चलो पहले वही नोट कर लो। देखो फिर दिखाते हैं इसकी एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड as the energy possessed by the body, as the energy possessed by the body by virtue of its position, by virtue of its position, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन लिखा। इसकी जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है आप लिखें आप सेकंड पैरा से, और इसी को आप कॉन्सेप्चुअली लेंगे हर जगह डेफिनेशन को। देखिए वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है। वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू ए कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, करस्पॉन्डिंग टू a conservative internal forces potential energy initial to final, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या लिखा आपने? वर्क डन बाई नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आप पढ़ चुके हैं और इसकी डिफिनीशन फार्मूला है एफ डॉट डी आर इनिशियल टू फाइनल। ये कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी की। आप वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, नीचे हमने वहाँ ऊपर नहीं लिखा, वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस एज। ये फार्मूला नोट किया? तो किससे डिफाइन हुई जरा यहाँ से देखना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, इसके इक्वल है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। एक यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है डिफाइंड, चेंज इन है। ठीक, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कहीं पर जीरो एज्यूम करनी पड़ती है। फिजिक्स में वैसे हम जनरली इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। कहीं कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जहां इनफाइनाइट पर भी जीरो होती है और वहां अदर पोजीशन में भी जीरो ले लेते हैं। आप वर्क एनर्जी पावर के अपने चैप्टर में इसमें न्यूमेरिकल लगाते समय जब कोई बॉडी मूव करती है तो लोएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं, जैसे कि आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किया था। ठीक है, होता चेंज इन है। दूसरी बात कि ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, सबके लिए नहीं है। कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वहीं पर आपने अपने सेंट्रल फोर्स लिखाया होगा कल कि वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल लिखा है कल? हाँ, सेंट्रल फोर्स लिखाया। और पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड है वो उसी फोर्स के लिए डिफाइंड है, यानी ग्रेविटेशनल के केस में लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में लगेगा। समझ गए ना? स्प्रिंग में भी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो हम पहले इसको आपको ये जो आपने फार्मूला लिखा है इसको वेरीफाई करेंगे ग्रेविटेशनल के केस में। लिखिए वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इसको, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और इसको हम h हाइट पर लिए गए और ये फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है। ये कोई ब्लॉक है, मास m की बॉडी है, इसको हम ऊपर लिए गए मुझे। ठीक, इस टाइप के जितने भी केस होते हैं आप mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। आप कितना फोर्स लगाएंगे अपवर्ड? mg, एक्सीलरेट नहीं। ठीक, यानी कि ग्रेविटी का फोर्स mg डाउनवर्ड लगेगा। आप जो f एक्सटर्नल एक्सीलरेट नहीं कराते हैं। ठीक, क्योंकि आपने डिफिनीशन में पढ़ा होगा या तो एक्सटर्नल फोर्स उसके इक्वल हो और या फिर कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो f एक्सटर्नल जो लगाएंगे वो भी mg के इक्वल होगा।
बॉडी को हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको दिखा दी है। हम इनिशियल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम कर लेते हैं, ये ठीक। तो इस समय आपको मालूम होगा इफ हमने लगाया इफ यू आई जीरो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू, यहाँ से देख लें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाइट पर, एम जी एच, कन्फर्म है आप, यहाँ पर जीरो होगी, ठीक। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हुई और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी एम जी एच हो गई क्योंकि यू आई जीरो है। हमने यहाँ पर C लगाया है, डब्ल्यू सी मतलब कंजर्वेटिव है। अब जरा वर्क डन बताएं कंजर्वेटिव से कितना होगा देखकर। कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड। इसका मतलब है कि जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है वो माइनस एम जी एच होगा। अब आपका ये देख लें वेरीफाई हो गया, यू एफ माइनस यू आई एम जी एच है और वर्क डन माइनस एम जी एच है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये निकल आएगा। बात समझ गए, केवल इसको इसी से डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। और हमने एक एग्जाम्पल से आपको इसको वेरीफाई कराया है पोटेंशियल को लेकर, ठीक। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें सभी फिजिक्स के कई चैप्टरों में इसका यूज होगा। आप बेसिक डिफिनीशन को जरूर ध्यान रखना, 12 तक जब तक फिजिक्स रहेगी बार बार ये डिफिनीशन यूज होगी आपको। तो यहाँ आपने एक पॉइंट ध्यान दिया होगा कि जो एफ फोर्स आपने निकाला था डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर था ना, एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन कर लें तो टोटल आ जाता है। अगर इसको हम ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को तो आपको मालूम है एफ कॉस थीटा आ जाता है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कुछ ऐसी भी चीज़ है जो सिलेबस में थोड़ा नई सी है, माइनस डी यू बाई डी आर। हम यहाँ डेल्टा यू की जगह डी यू यूज करेंगे। इसको बहुत डीप समझने की कोशिश करें। इसी स्पेस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डी यू बाई डी आर, डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव, ठीक। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर, वेरिएशन चेक करेंगे हम। जिस लाइन के अलोंग वेरिएशन चेक करेंगे उस लाइन का उसका निगेटिव फोर्स का कंपोनेंट दे देगा। बात समझ में आ गई। इसका मीनिंग है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में डिफ्रेंसिएशन निकालें, ठीक, तो इसमें जो डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका माइनस कर दें तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकल आएगा। हमारी बात समझ में। अगर हम वाई में क्योंकि ये कंपोनेंट देगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम तो एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एक्स का कंपोनेंट मिल जाएगा फोर्स का, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करके एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि जैसे हम डिफ्रेंशिएशन जो पढ़ते हैं इसी का एक टॉपिक हायर मैथ में होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का आप बेसिक मीनिंग ये ऐसे समझ लें कि जब हम एक्स के रिस्पेक्टिव करेंगे तो वाई और जेड पैरामीटर कांस्टेंट होंगे, जब वाई के रिस्पेक्टिव करेंगे तो एक्स और जेड पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। समझ गए ना बात। उसका जो सिंबल है वो हम जो यूज करते हैं, अब हम यहाँ से हटा रहे हैं इसको, ये ऐसे बनाते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। समझ गए, डी यू की जगह डेल यू बाई डेल एक्स लिखते हैं, ठीक इसी तरह से y जो कंपोनेंट होगा वो माइनस डेल यू अपान डेल वाई होगा और जो z कंपोनेंट होगा वो माइनस डेल यू अपान डेल z होगा, ठीक। अगर y के रिस्पेक्टिव करेंगे तो फिर अदर पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। हमने एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड का कैलकुलेशन कर लिया है। अब जब तीनों कंपोनेंट आप निकाल दें तो आपको मालूम है अगर कोई नेट फोर्स पूछता है, अभी हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे आपको, तो एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के अगर लगा दें तो नेट फोर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी। तो मेन चीज़ ये है
कि डिफरेंशिएशन जो आपने किया है वो एक पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन में करेंगे तो वैल्यू जो है आपकी उस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। अभी हम पार्शियल से बता रहे हैं कैसे करते हैं। लिखा? ये नोट कर लिया? एक्स कंपोनेंट में आई लगा दें, वाई कंपोनेंट में जे लगा दें और जेड कंपोनेंट में के यूनिट वेक्टर लगा दें। तो एक लाइन नीचे लिख देना कि कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स तो कंजर्वेटिव ही होगा। तीन वर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी और वो फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाती है। समझिए, वो हमेशा सेंटर टू सेंटर एक्ट करते हैं। उसकी डिफिनेशन हमने कल आपको लिखाई है सेंट्रल फोर्स की। ठीक, तो क्या लिखा? कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डी यू वाई डी एक्स या डी यू वाई डी आर, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत स्मॉल क्वेश्चन में जैसे आपको u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया और फोर्स पूछे, नेचुरल है यहाँ एक्स कंपोनेंट होगा, आप अगर एक्स नहीं भी लिखें तो चलेगा, लेकिन f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पार्शियल की जरूरत थी नहीं इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं है। f इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको पार्शियल का भी समझा दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z, जेड ले लें या जेड स्क्वायर कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेड क्यूब कर दे रहे लो। ये तीनों को हैं यहाँ पर वेरिएबल, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। ठीक, तो यहाँ पर जब एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो माइनस डेल यू अपान डेल एक्स। अब यहाँ से आप समझ लेंगे, यहाँ जब x के रिस्पेक्टिव करेंगे तो y और z कांस्टेंट होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये माइनस के 2x हुआ x कंपोनेंट। ठीक इसी तरह से y कंपोनेंट माइनस डेल u अपान डेल y, तब ये आपका माइनस 4y हो जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे और इसके बाद z कंपोनेंट माइनस डेल u अपान डेल z, ये आपका 3 नीचे आ जाएगा तो माइनस 9z स्क्वायर। और जब नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो आपका माइनस हम सब में से कॉमन ले ले रहे हैं, तो 2xi माइनस 4yj माइनस 9z स्क्वायर के यूनिट वेक्टर, ये हमारा नेट फोर्स आ गया। अगर आपको कोऑर्डिनेट स्पेस में दिया गया है एक्स वाई जेड तो यहाँ पुटअप कर दें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स निकल आए। नेट फोर्स, अच्छा हमने अंदर माइनस कर दिया, ये यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, इसमें पुटअप कर दीजिए तो फोर्स भी उस पॉइंट पर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा आप जो है कि जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है तो कंपोनेंट, लेकिन डायरेक्ट भी ध्यान रहे कि उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आ जाता है। ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, अदर फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अभी हम लास्ट में इस चैप्टर में जब पहुंचेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, तो हम इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे बॉडी का फिर से, जिसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। आपको ध्यान होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है ना। अगर आप एफ इज इक्वल टू, इसी ग्राफ को आगे डिस्कस करेंगे, डी यू बाई डी आर अगर बनाते हैं u वर्सेस r, तो एक है इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर ये कोई ग्राफ बना है u वर्सेस r, इसको देखकर आप फोर्स बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर फोर्स कितना होगा लोएस्ट पॉइंट पर,
यहाँ स्लोप जीरो है इसलिए फोर्स जीरो, यही इक्विलिब्रियम होता फिर यहाँ। अब आगे उसमें आएंगे, यहाँ पर फोर्स जीरो, यहाँ पर भी फोर्स जीरो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसके अलावा इस पॉइंट पर स्लोप बताएं, ए और बी पर स्लोप जीरो है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। समझ गए ना। इसके आगे हम इक्विलिब्रियम के आर्टिकल में इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अब आप लिख दें टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने जो अभी आपको बताया वो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन बनाया बेसिक फार्मूले से, और वर्क डन से थोड़ा वेरीफाई कराया ग्रेविटेशनल से कि नहीं, हमारा फार्मूला जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फार्मूला होता है। ठीक, अब हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखें, नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अगले में आएगी, ग्रेविटेशनल मतलब 12th में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ये नेक्स्ट उसमें आएगा, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक हैं। तो पहली हेडिंग डालें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा, देखिए, इट इज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी, इट इज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी, energy possessed by the body by virtue of its position, by virtue of its position above the surface of earth, above the surface of earth, above the surface of earth, if height is not, if height is not large and g is constant, acceleration due to gravity है, small g is constant, if height is not large and g is constant, and force applied just to overcome, and force applied just to overcome gravitational attraction mg, gravitational attraction mg। तो अर्थ के जो सरफेस है यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और एच हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनल लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई वो आपने यहाँ पर निकाला, एम जी एच है, यू आई को हम जीरो लेते हैं, इसलिए हम एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लेते हैं। इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो ये होता है एम जी एच अपान 1 प्लस एच ओवर आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वहाँ के लिए। यहाँ पर आर अर्थ की रेडियस है, आर अर्थ की रेडियस है, ये हमने अर्थ बनाया। और इस फार्मूले में आप चेकिंग कर लें, इस फार्मूले में ये रेडियस है अर्थ की, जो एच है वो लेस देन आर जब होगा तो एच अपान आर निगलेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा एम जी एच आ जाता है। समझ गए होंगे आप फार्मूला, एच अपान आर, ठीक है ना। इससे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाती है एम जी एच।
समझ गया ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग की होती है 12kx², उसका डेरिवेशन कराएंगे। ओके।